Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, हर्ष फाउंडेशन, कसकोडिया, जोबनेर, जयपुर से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीड टेक्नोलॉजी के बारे में कि सीड डेफिनेशन क्या होती है, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, बीज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट शेष रह गया है उसके बारे में। जैसे बात करेंगे आज हम बीज सूचकांक, बीज सूचकांक मतलब 100 बीजों के भार को कहेंगे हम बीज सूचकांक। 100 बीजों का भार, 100 बीजों का भार होता है बीज सूचकांक। मतलब जिन फसलों की बीजों का आकार मोटा होता है उनमें परीक्षण भार की जगह हम बीज सूचकांक सीड इंडेक्स ही काम में लेते हैं। जैसे बात करें हम चना का जो सीड इंडेक्स होता है वो 16 से 27 ग्राम होता है। तो ये तो हो गया अपने बीज सूचकांक। तो बीज सूचकांक में कितने बीजों का भार होता है? 100 बीजों का भार। चने कितना होता है? 16 से 27 ग्राम। अब दूसरा देखते हैं हम परीक्षण भार। परीक्षण भार इसे कहते हैं हम टेस्ट वेट कहेंगे। तो इसमें कहेंगे हम 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का भार, उसे कहेंगे हम परीक्षण भार। जितनी भी सारी फसलें होती है उन सबका टेस्ट वेट अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं जैसे धान का होता है 25 ग्राम, बासमती धान का होता है 21 ग्राम, गेहूं का होता है 40 ग्राम और गेहूं साग जो फेलेरिस माइनर जो खरपतवार है उसका होता है मात्र 2 ग्राम। सरसों होता है 3 से 5 ग्राम। सोयाबीन इसका होता है 80 से 125 ग्राम और बाजरा इसका होता है 5 से 6 ग्राम। तो ये तो हो गए टेस्ट वेट फसलों के कि टेस्ट वेट में हम 1000 बीजों का भार ज्ञात करते हैं। धान का होता है 25 ग्राम, बासमती धान का होता है 21 ग्राम, गेहूं का होता है 40 ग्राम, गेहूं का होता है मात्र 2 ग्राम। बीज बहुत हल्का होता है। सरसों का होता है 3 से 5 ग्राम, सोयाबीन का होता है 80 से 150 ग्राम, बाजरे का होता है 5 से 6 ग्राम। तो ये तो हो गया अपने परीक्षण भार। जिससे मैंने बात की है गेहूं सा जो खरपतवार है जो गेहूं की फसल में पाया जाता है। तो ये गेहूं का नकलची या अनुकूल खरपतवार है और इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम जो कीटनाशी काम में लेते हैं वो लेते हैं आइसोप्रोट्यूरान जो क्या है? एक खरपतवार नाशी है आइसोप्रोट्यूरान। लेकिन ये गेहूं का जो बीज है ये इसका क्या हो चुका? आदी हो चुका है। तो इसके लिए आजकल हम काम में लेते हैं सल्फ्यूरान। ये मात्रा काम में लेंगे हम 20 से 25 ग्राम मात्रा है जिसकी हम काम में लेते हैं। जो पहले कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि गेहूं की फसल में सल्फोसल्फ्यूरान की मात्रा लेते हैं
20 से 25 ग्राम मात्रा का हम लेते हैं तो खरपतवार को नष्ट करती है। तो गेहूं क्या होता है, नकलची या आनुकारी खरपतवार होता है। ठीक है ना। तो 20 सूचकांक 100 बीजों का भार, परीक्षण भार 1000 बीजों का भार। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बीजों के भार की बात करें हम, जैसे फसलों में बीज उपचार का उपचार करना। जैसे हम बात करें, जैसे दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसल, तो दलहनी फसलों में जो बीजों उपचार का जो क्रम होता है वो होता है FIR। F होता है फंजीसाइड, I होता है इंसेक्टिसाइड, R होता है राइजोबियम। इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे F को कह सकते हैं हम कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशी, और R होता है राइजोबियम। और इसके रूप में ले सकते हैं हम PSB, इसे कह सकते हैं हम कल्चर। तो दलहनी फसलों में बीजों उपचार का जो क्रम होता है वो FIR, फंगस, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। ये क्रम है दलहनी फसलों बीजों उपचार का क्रम। मतलब दलहनी फसलों के बीजों को पहले कवकनाशी से, उसके बाद कीटनाशी से, उसके बाद राइजोबियम जीवाणु कल्चर से उसे हम उपचारित करते हैं। अब जैसे कवकनाशी की बात करूं मैं, तो कवकनाशी आती है कार्बेंडाजिम, या ले सकते हैं काम में हम बीटावैक्स, कार्बेंडाजिम या बीटावैक्स, या ले सकते हैं हम थायरम। अब इनमें से कवकनाशियों में की कोई सी भी एक की मात्रा लेते हैं हम 2 से 3 ग्राम प्रति केजी, बीज को उपचारित करते हैं। कीटनाशी के रूप में ले सकते हैं हम क्लोरोपाइरीफॉस, जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस, जो हो सकती है 20 EC या हो सकती है 25 EC। इसकी मात्रा हम काम में लेंगे लगभग 4.5 मिली प्रति केजी, केवल दीमक के नियंत्रण के लिए काम लेते हैं। कल्चर की बात करें हम, तो राइजोबियम जीवाणु कल्चर काम लेते हैं PSB कल्चर। जैसे हम बात करें, जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जैसे दलहनी फसलों के लिए काम ले सकते हैं हम राइजोबियम। और ऐसे ही हम जैसे गेहूं, चावल, तिलहन, इनके लिए ले सकते हैं हम एजेटो बैक्टर। और ऐसे ही मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इसके लिए हम काम में ले सकते हैं एजोस्पाइरिलम। तो देखो दोस्तों, इसमें फसलों में बीजोपचार होता है
दलहनी फसल की बात करें तो FIR से करते हैं। F होता है कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम। तो कवकनाशी के रूप में हम कार्बेंडाजिम, विटावैक्स, थायरम 2 से 3 ग्राम बीज हम काम में लेंगे। और कीटनाशी के रूप में क्लोरोपाइरिफोस 20 सीसी या 25 सीसी 4.5 मिली प्रति केजी। और राइजोबियम के लिए ले सकते हैं हम, जैसे दलहनी फसलें हैं तो राइजोबियम लेगुमिनोसा आता है। और गेहूं चावल के लिए आता है एजेटोबैक्टर। और मक्का ज्वार बाजरा गन्ना के लिए आता है एजोस्पाइरिलम। तो ये तो हो गया आपने इन फसलों के जो उपचार का क्रम, जिसके बारे में हम देखते हैं। और इसके बाद में अगर बात करें हम, जैसे आगे टॉपिक लेते हैं जैसे बीज के बारे में, जैसे ऑर्थोडॉक्स बीज कौन से होते हैं और रिकैल्सिटेंट बीज कौन कौन से होते हैं। ऑर्थोडॉक्स बीज, ऑर्थोडॉक्स सीड, और एक होता है रिकैल्सिटेंट। रिकैल्सिटेंट सीड। ऑर्थोडॉक्स वे बीज जिनको कम तापमान व कम नमी के ऊपर अगर हम उन्हें भंडारित करते हैं तो वो जीवित रहते हैं। मतलब ऐसे बीज जिनको कम तापमान व कम नमी के ऊपर भंडारित करने के बाद भी जीवित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं मैं तो अनाज वाली फसलों के बीज या दालें, ये क्या होती हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत आती है, जिसे कहते हैं रूढ़िवादी बीज। रिकैल्सिटेंट वे बीज जो कम तापमान व कम नमी के ऊपर जिसे हम भंडारित करते हैं, और भंडारित करने के बाद में वो जीवित नहीं रहते, तो उसे कहेंगे हम रिकैल्सिटेंट बीज। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आम और नारियल के बीज, इनको अगर भंडारित करते हैं तो ये जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि आम की जो गुठली होती है इसका जीवन काल तो मात्र 30 दिन ही रहता है। कितना रहता है? मात्र 30 दिन। ये तो होगी ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिटेंट सीड, कम तापमान और कम नमी पर जीवित रहते हैं, मतलब भंडार करने के बाद जीवित रहते हैं। अनाज वाली फसलों के बीज और दालों के बीज। रिकैल्सिटेंट कहते हैं अड़ियल बीज, कम तापमान और कम नमी के ऊपर भंडार करने के बाद भी वो जीवित नहीं रहते हैं। आम और नारियल के बीज, क्योंकि आम की जो गुठली होती है इसका जीवन काल मात्र 30 दिन का ही रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे टॉपिक में SPT और TPS। SPT और TPS। देखो SPT सीड प्लांट तकनीक, इस तकनीक का विकास किया था वो डॉक्टर पुष्कर नाथ ने 1967 में इस तकनीक का विकास किया था। और आलू का वायरस से
रोग मुक्त, रोगी मुक्त बीज तैयार किया या बीज कब तैयार किए थे डॉक्टर पुष्कर नाथ ने 1967 में आलू को वायरस रोग मुक्त बीज तैयार किया। एसपीटी सीड प्लांट तकनीक। कई बार इसमें पूछता है कि एसपीटी तकनीक का संबंध किससे होता है? आलू से। किसने विकास किया था? डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। कब किया था? 1966 और 67 में। टीपीएस ट्री पोटैटो सीड, इसे कहते हैं सत्य आलू बीज। सत्य आलू बीज, इसे कहते हैं सत्य आलू बीज। इस अवधारणा का विकास किया था वो डॉक्टर रामानुज। किसने किया था? डॉक्टर रामानुज ने किया था। रामानुज ने किया था। इनके अनुसार जो बीज की मात्रा लेते हैं वो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। और इन आलू के बीजों को बोने के लिए हम 75 वर्ग सेंटीमीटर में पहले पौध तैयार कर लेंगे। और जब पौध तैयार हो जाएगी तो लगभग 30 दिन के बाद में 30 दिन के बाद में उसको दूसरे खेत में स्थानांतरित हम कर देते हैं। तो एसपीटी डॉक्टर पुष्कर नाथ ने कब? 1967 में आलू का वायरस रोग मुक्त बीज तैयार किया। टीपीएस सत्य आलू बीज डॉक्टर रामानुज ने इसको उदाहरण पर बताया था। 100 से 150 ग्राम बीज काम में लेते हैं। और वैसे टन की बात करें तो टन लेते हैं जो 20 से 25 क्विंटल। और बीज लेते कितना काम में? वो 100 से 150 ग्राम बीज काम में लेते हैं। और 75 वर्ग सेंटीमीटर में इसके पहले हम पौध तैयार करेंगे। और उस पौध तैयार होने के बाद 30 दिन के बाद में उसका हम रोपण कर दूसरे खेत में करते हैं। तो एसपीटी और टीपीएस। इसके बाद में हम देखते हैं कि बीजों में पाई जाने वाली सुप्त अवस्था, बीज सुसुप्त अवस्था, बीज सुसुप्ता अवस्था, सीड डोरमेंसी। तो क्या होती है सीड डोरमेंसी? बीज सुसुप्त अवस्था किसे कहेंगे हम? मतलब जीवित बीजों में जिनके अंकुरण के लिए सभी आवश्यक दशाएं या अनुकूलताएं मौजूद होने के बाद भी बीजों का अंकुरण नहीं होता है तो उसे कहेंगे हम बीज सुसुप्ता अवस्था। मतलब बीज में अंकुरित होने के लिए सभी आवश्यक गुण मौजूद हैं लेकिन फिर भी उनका अंकुरण नहीं होता है तो उसे कहेंगे हम बीज सुसुप्ता अवस्था। और ये सुप्त अवस्था बाहरी कारणों से या आंतरिक कारणों से हो सकती है। जैसे एक वैज्ञानिक हुए थे थ्रॉस्टन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में जई होती है एविना फतवा, जई में 3 प्रकार की सुप्त अवस्था के बारे में बताया था। इसमें बताया था थ्रॉस्टन नामक वैज्ञानिक ने कि जई में जो डोरमेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें हम तो उत्पत्ति के आधार पर जो डोरमेंसी अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली अवस्था की बात करें तो होती है वो प्राथमिक सुप्त अवस्था। प्राथमिक सुप्ता अवस्था। अब ये सुप्त अवस्था को हम कह सकते हैं प्राकृतिक भी कह सकते हैं। लेकिन बीजों में सुप्त अवस्था कैसे आती है? जैसे या तो बीज जो चोल होता है उसका कठोर होना, बीज चोल का कठोर होना, बीज चोल का कठोर होना, या भ्रूण का अल्प विकास, भ्रूण का अल्प विकास, या बीज कोट में उपस्थित रसायन। इनके कारण क्या होती है? प्राथमिक सुप्त अवस्था होती है। बीज चोल कठोर होना,
भ्रूण का अल्प विकास या बीज कोट में उपस्थित रसायनों के कारण क्या होती है, इसमें प्राथमिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी आती है, वो आती है द्वितीयक सुसुप्तावस्था। द्वितीयक सुप्तावस्था, ये सुप्ता आती है पर्यावरणीय कारकों के कारण, पर्यावरणीय कारकों के कारण आती है। कौन सी अवस्था? द्वितीयक सुप्तावस्था। इस सुप्तावस्था को हम कह सकते हैं प्रेरित, क्या कहेंगे इसे हम? प्रेरित सुप्तावस्था भी कह सकते हैं। मुझसे का एग्जाम क्वेश्चन है कि से कहते हैं द्वितीयक सुप्तावस्था को कहते हैं प्रेरित सुषुप्ता अवस्था। इसके बाद में जो तीसरी सुषुप्ता अवस्था आती है वो आती है बलकृत सुषुप्ता अवस्था। कौन सी आती है? तीसरी। अब देखो ये कैसे होती है? बीजों के अधिक गहराई में हो जाने से, बीजों का अधिक गहराई होने से, बीजों को अधिक गहराई में बोने से कौन सी आती है? बलकृत सुषुप्ता अवस्था। जैसे हम बीजों की बुआई करते हैं तो कई बार बीजों को हम गहराई में बो देते हैं, तो क्या आती है उसमें? बलकृत अवस्था आ जाती है। जैसे ही बीजों को हम गहराई में बोते हैं तो बीजों को प्रकाश नहीं मिलता है, और बीजों को प्रकाश नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह भी है कि बीज गहराई में रहेंगे तो उनके ऊपर मृदा का भार भी हो जाता है, और मृदा भार होने के बाद बीज अंकुरित नहीं होते हैं। तो ये सुप्त अवस्था की अगर बात करें हम, तो ये सुप्त अवस्था अधिकांशतः खरपतवारों के बीजों में पाई जाती है। खरपतवारों के बीजों में पाई जाती है। कौन सी अवस्था? बलकृत सुषुप्ता अवस्था। कई बार पूछा गया है। अब जैसे ही मान लो कोई बीज गहराई में है, जैसे ही वो ऊपर आएगा उसका क्या हो जाएगा? अंकुरण हो जाएगा। इसे कहेंगे हम बलकृत सुषुप्ता अवस्था। इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि सुप्त अवस्था को दूर करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो सुप्त अवस्था को दूर करने की विधियां, सुप्त अवस्था को दूर करने की विधियां, जो कौन सी होती है? जैसे पहली विधि आती है आपके इसमें खुरचना कहते हैं स्केरिफिकेशन। मतलब बीज जो चोल होता है उसके ऊपर क्या होता है? कठोर आवरण। किसी बीज है, इसके ऊपर क्या है? कठोर आवरण है, और इस आवरण को तोड़ने के लिए हम यांत्रिक विधियों से या रसायनों के माध्यम से तोड़ देते हैं। तो क्या होती है? उसमें गैसों का विनिमय हो जाता है और बीज क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। वो तो हो गया स्केरिफिकेशन। दूसरी बात करें हम तो जैसे KNO3 का 1 से 3% घोल थायोयूरिया का 1% घोल और GA3 500 ppm। तो इन तीनों ही रसायनों को अगर हम बात करें तो इन तीनों को ही आलू की सुप्त अवस्था तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है।
या इन तीनों में से कोई एक डाल देता है थायोयूरिया कितना परसेंट 1%, क्योंकि कितना परसेंट 1 से 3%, G3 500 ppm, ppm क्या होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। या फिर विद्युत की हमें सुप्त अवस्था तोड़नी है तो जैसे चिल्लिंग स्थिति, जैसे कहेंगे हम चिल्लिंग तापमान और ठंडा तापमान, जैसे 2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बीजों को 12 से 24 का कर देते हैं तो बीजों का जो कठोर आवरण है वो टूट जाता है। ऐसे ही जैसे कपास होता है तो कपास के बीजों की सुप्त अवस्था तोड़ने के लिए हम काम में लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लेते हैं। और कपास की बीजों क्या होती है सख्त आवरण को हम तोड़ देते हैं। तो ये तो होगी सुप्त अवस्था को दूर करने की विधियां, जैसे खोजना है रसायनों के माध्यम से, यांत्रिक विधियों के माध्यम से उनका जो कठोर आवरण हम उनको तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है गैसों का विनिमय होता है, बीज क्या होते हैं अंकुरित हो जाते हैं। या कहते हैं KNO3 1 से 3% या थायोयूरिया 1%, मात्र 1%, या GA3 500 ppm में काम कर सकते हैं। और कपास के जो बीज होते हैं उनकी सुप्त अवस्था तोड़ने के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का हम उपयोगी करते हैं। दोस्तों हमने पढ़ लिया है सीड टेक्नोलॉजी के बारे में, ये अपना चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।